जय हिंद। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान पेपर के बारे में, क्योंकि देखिए पेपर होने वाला है सभी बच्चों का। हाई स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी से। अभी जो 16 फरवरी आने वाला है, अभी से जो है हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी बोर्ड का। और साथ में जो ये सिलेबस होता है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया चलता है, कुछ इंग्लिश मीडियम में चलता है और कुछ हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में अगर हम बात करें तो यही सिलेबस हर जगह पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ अंतर जो है डिफरेंट टाइप का हो जाता है। तो आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे जो कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है 2021-22 का। उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स थे, कुछ आपको थियोरेटिकल थे। तो उन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे। जो फिजिक्स का हमारा टॉपिक था वो सभी चीज़ों के बारे में आज A to Z हम चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कक्षा 10 विज्ञान का प्रश्न पत्र है, ये 2021-22 का बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करके चले जाते हैं एग्जाम में तो 100% आप ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना है। मतलब इन सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों में से समझ लीजिए आपका 80% तो आपका मिल के आएगा ही, और आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो कब बनता है ये? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। मैं ऑप्शन तो नहीं लिखा हूं, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूं। तो क्वेश्चन आपको समझना है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, वो कब बनता है? अवतल दर्पण द्वारा ये बनता है आभासी, और उससे वस्तु से बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? अवतल दर्पण द्वारा बनता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता का असाई मात्रक क्या है। आपको देखिए मात्रक जो है कई तरह से होते हैं, ठीक है। जैसे एसआई मात्रक हो गया, सीजीएस प्रणाली हो गया, उसके बाद एमकेएस प्रणाली हो गया। तो ये जो प्रणाली होती है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जिसमें होता है एसआई प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी एसआई प्रणाली जो होता है ये प्रणाली के बारे में से पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है ओम, और इसको दर्शाते किससे हैं? ये जो इसका सिंबल होता है इस तरह से इसको हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। ये ओम का एक सिंबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। उसमें आपको मोटर दिया रहेगा, उसमें कई तरह से डायनमो दिया रहेगा, लेकिन उसका विद्युत धारा को अगर हम मोटर में उत्पन्न करते हैं तो वो क्या होता है? जनित्र द्वारा उसको हम उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चाम्बी द्वारा किया जाता है। इसमें कई तरीके दिए रहते हैं कि रेटिना द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? तो पश्चाम्बी द्वारा इसका जो है परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है। मतलब जो वाहन होते हैं, आपने देखा होगा गाड़ी चलाते हुए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या जितने भी आपको व्हीकल चलाए जाते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि उसमें 2 साइड में मिरर दिया रहेगा। तो वो मिरर कौन सा होता है और वो आखिर क्यों उसका उपयोग करते हैं? तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है, आंसर का मतलब आप देख सकते हैं कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाहनों में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश होती है इसकी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब ये क्यों करते हैं इसको भी जानना जरूरी होता है। तो देखिए प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बनता है। प्रतिबिंब उसमें क्या होता है? उल्टा नहीं बनता है। अवतल में ये उसका उल्टा बनता है, मतलब वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन उत्तल में क्या होता है कि बिल्कुल आभासी बनता है, मतलब प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी बनता है। दृश्य क्षेत्र अधिक अधिक बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे कोई दृश्य है, ठीक है, तो वो छोटा दिखाई देता है। कोई बड़ी वस्तु है तो उसको छोटे में दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के दृश्य को आसानी से देखता है। मतलब समझने का मतलब ये है कि कोई गाड़ी है और उसमें जो मिरर यूज होता है वो उत्तल दर्पण यूज होता है। वो क्यों यूज होता है? क्योंकि जो पीछे की वस्तुएं होती हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो छोटी दिखाई देती है, जिससे हम ज्यादा दृश्य देख सकें। दूसरा है वो एकदम बिल्कुल रियलिटी के तरह दिखाई देता है, मतलब आभासी दिखाई देता है। इसलिए क्या होता है कि वहां पे हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपको सिर्फ एग्जाम में इतना लिख देना है कि उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो है प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है और जो अधिक दृश्य है उसको छोटे में दिखाई पड़ता है, तो इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका है ये ऐसे करने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी
क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप देखेंगे इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछता है, चाहे आपका एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, चाहे आपका हाई स्कूल का बोर्ड की परीक्षा रहे, तो ये जो है आप लिख के ले लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन आपको आने ही वाले हैं। तो कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। वस्तु के लेंस से दूरी, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। कह रहा है कि वस्तु को कितनी दूरी पे रखें कि उसके जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पे बने, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बने। तो हमें क्या है, पहले एक एक चीज को लिख लेना है। एफ बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यू बराबर दिया है वस्तु की दूरी जो कि हमें निकालना है, ठीक है। और v बराबर दिया है प्रतिबिंब की दूरी जो कि दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी माइनस में कन्वर्ट होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में सारी चीजें माइनस में कन्वर्ट होती है। आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला जो है कैसे इसको उत्पत्ति किया जाता है ये अब जब क्लास करेंगे या जब मैं आपको जो है प्रकाश का जो हाई स्कूल का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अब एक एक करके चीजें रख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना 1/u। तो 1/u हमने इधर कर दिया, 1/v प्लस 1/f हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा u बराबर -30 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, बस आपको इधर उधर आपको सिर्फ इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद उसको सॉल्व कर देना है, आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण क्या होता है। जरा दृष्टि दोष, देखिए हमें दूर दृष्टि दोष तो पता होता है, निकट दृष्टि दोष तो पता होता है, लेकिन जरा दृष्टि दोष क्या होता है सॉरी। तो जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है जिसमें दोनों चीजें समाहित होती है, मतलब आपकी दूर की वस्तु भी सही नहीं दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु भी सही नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में वस्तु दूर एवं पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसके निवारण के लिए हमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब इसमें दोनों लेंस क्या होते हैं, समाहित होते हैं, इसको हम बोलते हैं द्विफोकसी लेंस। तो इन दोनों यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का समाहित होता है, जिसको हम द्विफोकसी लेंस कहते हैं और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष आप लोगों को समझ में आ गया कि जरा एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष। तो दोनों को जो समाहित कर दिया जाता है, दोनों बीमारियां जब आदमी के अंदर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। तो इस जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें द्विफोकसी लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आपका आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, समझ लीजिए कि एक बार आएगा अथवा करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं, बड़े आसान तरीके से कर लेते हैं। और इसमें भी न्यूमेरिकल देगा, वो न्यूमेरिकल कैसे देगा मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है परावर्तन के नियम लिखिए परावर्तन के नियम लिख दिया है कि परावर्तन के नियम को समझाइए या लिखिए। ठीक है, क्या क्या नियम होता है, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो नियम अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद इसमें और भी एक चीज जोड़ देता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, तो उसकी जो है वस्तु की दूरी कितनी है या उसमें कह देगा कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो आपको इसी फॉर्मूले में रख के उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको समझ जाना है कि एक इस तरह से प्रतिबिंब बनाना है, फोकस दूरी खींचना है और आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं इस पे बोर्ड पे तो लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखो, आप परावर्तन के नियम का मैंने चित्र बनाया। तो पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण का दोनों का जो कोण होता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। यानी आपतित किरण एक बिंदु पे, कोई मान लीजिए एक दर्पण है, ये मान लीजिए आपका दर्पण है, दर्पण पे जब कोई किरण पड़ती है तो जब उस पर रिफ्लेक्शन होता है, जब वो परावर्तित होती है, मुड़ के जाती है। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक शीशा ले लिया, जिसको शीशा का मतलब कोई मिरर है, मिरर ले लिया। अब इस पे जब कोई चीज टकराएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से जाने का मतलब क्या है कि जब ये आपतित हो रही है, यानी कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है, सेम डिस्टेंस पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन कर जाता है। इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं या परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम यह होता है कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। दूसरा क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही सतह पे होते हैं। मतलब सतह दोनों का क्या है, सेम है, ऐसा नहीं अलग अलग सतह है, सतह तीनों का एक होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही सतह पे होते हैं। तो ये 2 नियम हैं, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, चित्र बना देंगे तब भी आपको
3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है द्विगुत्री में, आप आराम से पा सकते हैं। ठीक है, अगला है जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, कहता है परिनलिका किसे कहते हैं और परिनलिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, उत्तर तथा दक्षिण का निर्धारण कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परिनलिका किसे कहते हैं। अब परिनलिका का मतलब आप समझ जाना है कि कांच की बोतल होती है, इस तरह की कांच की बोतल होती है जो क्या होता है, खोखला होता है। अब ये खोखला एक नियम है, एक वैज्ञानिक उन्होंने इसका निर्धारण किया था। इसके ऊपर आप इस तरह से तार लपेट दीजिए, तार लपेटने के बाद इसको यहाँ पिलाएंगे और इसको आप प्लस माइनस करके आप इस तरह से जोड़ देंगे और इसमें जब करंट प्रोवाइड करेंगे तब देखेंगे ये क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षण की बात ये कार्य करने लगता है। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह से जो कुंडलित कर देंगे उसके अंदर तो एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब विद्युत धारा जब उत्पन्न हो जाती है तो उसके अंदर एक चुंबक का कार्य करने लगता है। ठीक है, तो परिनलिका हम इसी को कहते हैं। अब कहता है परिनलिका चुंबक की बात कैसे व्यवहार करती है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, फिगर बना रखा है, इसमें देखेंगे अब ये जो है ये साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, इसमें जब करंट आपने प्रोवाइड किया तो करंट आपकी इस तरह से जाएगी, इस तरह से, और यहाँ पे आपकी इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी आपका जो दिशा होगा इस तरह से इसकी दिशा होगी। तो कहीं ना कहीं ये एस की तरह जा रही है, मतलब ये इस तरह जा रही है, फिर इसके बाद इस तरह जा रही है, फिर आगे चल के इस तरह ऐसे ऐसे जा रही है करंट। जब करंट इस तरह से प्रभावित होगी तो आपको पता चलेगा कि ये नॉर्थ पोल की तरह जा रही है। एक तो इस तरह से जाएगी, मतलब अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो एक जो करंट है इस तरह से जा रही है, एक करंट इस तरह से जा रही है। मतलब आप देखेंगे इस तरह से करंट जा रही है और एक करंट इस तरह से आ रही है। तो ये लगातार करंट जब चलती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिनलिका का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, परिनलिका का चुंबकीय व्यवहार। अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे, अब देखिए यहाँ पे एस का बन गया है और यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया है। ठीक है, और चुंबक की तरह बिल्कुल इसी तरह से कार्य करेगी। तो ये दोनों डायग्राम आप इससे समझ सकते हैं किस तरह से परिनलिका चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, परावर्तन के जो आपको मैंने न्यूमेरिकल बताए थे उसको भी ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, मोटर क्या होता है, उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए, सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी एक पूछता है। तो ये कई सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से क्वेश्चन, आप यदि क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो विज्ञान में जो आपका फिजिक्स का जो टॉपिक है, फिजिक्स का जो सेगमेंट है, आप उसको बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। और आई होप कि आप लोग हाई स्कूल में 90% बिल्कुल आसान तरीके से लेके आएंगे। ये तो था फिजिक्स का। मैं कल वाली वीडियो में आपको केमिस्ट्री के जो टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसमें बनते हैं जो हाई स्कूल के, और ये सभी बोर्ड के लिए है, चाहे वो MP बोर्ड रहे, बिहार बोर्ड रहे, झारखंड मतलब, या यूपी बोर्ड का तो मैं उठा के आपको ये बता ही रहा हूँ सारी चीज़ें। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, अच्छे से इसको तैयार कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का भी टॉपिक आपको समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी के लिए जय हिंद।